अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, कोविड-19 जो टेस्ट लोग करवा रहे हैं, हमारे आसपास हमारे कॉलीग्स, हमारे फ्रेंड्स और अब हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमें मालूम पड़ रहा है कि किसी ना किसी को ये मुतासर कर रहा है और टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। ये महीना, इससे अगला महीना खासकर यकीनी तौर पे हम तमाम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। तो ऐसे में लाजमी तौर पे जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं आपको उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली जब आप लोग पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे फैमिली के ज़्यादा लोग मत जाएँ। मैंने देखा अपनी ऑब्जर्वेशन में कि लोग जब ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों का ग्रोसरी स्टोर में क्या काम है। कोशिश करें घर का एक फर्द जाए, जरूरत के तहत बाहर निकलें, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत रश हम लोग शहर की सड़कों पर देख रहे हैं। जनाब, कंफर्म केसेस की तादाद आज पाकिस्तान में तकरीबन 82,000 के करीब पहुंच चुकी है। जो अमवात इससे हुई हैं वो 1700 से जायद हुई है। ये वो केसेस हैं जो कि अब तक रिपोर्ट हुए हैं और खुदा ना खास्ता कि जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं उनका डर है, हमें खदशा है कि वो तादाद भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ज़्यादा हो। ऐसे में अब जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उसमें भी कोविड-19 के जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनमें हमारे चैनल से नसरुल्लाह मलिक साहब वो भी आइसोलेशन में हैं, इस वक्त बहुत ख्याल कर रहे हैं। गरीदा फारूकी की अगर बात कीजिए उनको भी पॉजिटिव हुआ है। मारिया मेमन, ये मुख्तलिफ चैनल के लोगों की हम बाप से बात करें कि जिस तरह से डॉक्टर्स वो भी मुतासिर हुए, जो फ्रंट लाइन पे हमारे जो पुलिस के जो जवान थे वो भी कल की रिपोर्ट में हमने शामिल किया कि उनको किस तरह से कोरोना ने मुतासिर किया। सहाफ़ी बरादरी भी अब जो है वो इससे मुतासिर होने लगी है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, डेली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। क्योंकि अभी भी आज का मैं सुबह का अखबार पढ़ रही थी और वहाँ पे जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की मैं खासकर बात कर रही हूँ और पाकिस्तान में ही ये रवैया है कि लोग अभी भी बिलीव नहीं करते कि यहाँ पे कोई कोरोना है, कोई वायरस है, और यही लोगों का मानना है कि नहीं जी कोरोना नामी कोई ऐसी चीज नहीं है। इतनी जाहलियत अभी तक देखी जा रही है जब लोगों की जो शराइम-वात है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, मेरा तो आप यकीन करें सोच के अब सरदर्द होना शुरू हो गया। अगर कोई शख्स घर में आपका या कोई मुलाजिम ऐसा आता है जो आपको कहता है कि नहीं बाजी जी ऐसा तो कुछ नहीं है, तो अब आप उनको कैसे एजुकेट करें, कैसे सिखाएं। जो लोग इससे सफर किए हैं, जो लोग इस फेज से गुजरे हैं, वो ही बता सकते हैं कि एक्चुअली उन पर क्या बीती है। आसान नहीं है एक्चुअली 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपनी फैमिली से आइसोलेट होकर आप एक कमरे में बंद हो गए हैं, एहतियात कर रहे हैं और 10 दिन तक, 12 दिन तक, 15 दिन तक आपको उनसे नहीं मिलना जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है। तो वो बड़ा मुश्किल फेज होता है। कितनी तरह के ख्यालात आपको उस टाइम में आते हैं, वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है, अपना ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, सांस में दुश्वारी होती है, आपको ना जाने कितनी स्ट्रेस लेवल से गुजरना पड़ता है। क्योंकि चूंकि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली इससे अभी गुजर रहे हैं तो हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला इससे तमाम लोगों को महफूज रखे। आज जनाब हमारे साथ जो इसके विक्टिम गुजरे हैं, जो इससे मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने कॉलम भी पढ़ा। 28 डेज़ की उनकी स्टोरी थी, क्वारंटाइन डेज़ की, डे 1, डे 2 से लेकर 28 डेज़ तक उन्होंने पूरी अपने जो दिनों की दास्तान थी वो उन्होंने शेयर की। अखबार में उनका कॉलम आया। न्यू न्यूज़ के साथ जनाब ये वाबस्ता है, न्यू न्यूज़ नई बात के साथ अपना प्रोग्राम भी करते हैं। एंकर पर्सन ने किसी और की बात नहीं करी, फवाद अहमद ने हमें जनाब ज्वाइन किया है कराची से। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते, डायरेक्टली उनके पास चलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर इन दिनों में उनके साथ क्या बीती, क्या हुआ, इस वायरस ने उनको किस तरह से मुतासिर किया और किस किस फेज से वो गुजरे। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? अब ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम नबिया, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। तबीयत में कम से कम कोरोना नहीं है कि जो कहा जाता है कि ला इलाज है।
अच्छा फवाद, आपका जो कॉलम था, जो आर्टिकल था आपका, वो बड़ा डिटेल से मैंने पढ़ा और आपको पता है हमने वो ग्रुप में शेयर भी किया। मैंने देखा, मैं बड़ी परेशान हुई, हमारे जो कलीग्स हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो बड़ी तशवीशनाक एक सूरत हाल है। अब खौफ भी, मेरे ख्याल से इससे डरना चाहिए, इससे थोड़ा सा खौफ अप कर लेना चाहिए। पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि कोरोना से डरना नहीं है, मेरे ख्याल से कि जब हम डर पैदा करेंगे तो शायद हम तभी एहतियात कर पाएंगे। मुझे बताएं कि कैसे आपको कब पता चला, कैसे लगा कि आपको टेस्ट करवाना है, कि आपको कोई सिम्टम्स आए उसके बाद आपने टेस्ट करवाया? देखिए नबिया, इसमें 3-4 चीजें हैं। कोरोना ना 3-4 तरीके से हम पे हमलावर हो रहा है। सबसे पहले तो वो लोग ज्यादा हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई अलामात नहीं है। दूसरे वो है जो ज्यादातर पाकिस्तान में इस वक्त केसेस हैं, वो माइल्ड केसेस हैं। मैं माइल्ड केसेस में का कोरोना का मरीज था, माइल्ड था, मैं सीवियर नहीं था, मैं मॉडरेट नहीं था। तो उसके बाद जो चीजें हैं वो मॉडरेट और सीवियर है। तो जुमे का दिन था और ऑफिस में मैं मौजूद था, 1 मई था, छुट्टी थी। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन छुट्टी थी तो मुझे महसूस ही हो रहा था कि मुझे पानी की बहुत कमी हो रही है और मेरी टांगों से जैसे जान निकल रही है, मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं ऑफिस में ही सोफे में टेक लगाकर था और मैंने बड़ी मुश्किल से रोजा खोला। मेरा ख्याल था कि शायद रोजे के अंदर डिहाइड्रेशन हुई है, इस वजह से जो है वो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, रोजा खुलेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। रोजा खुलने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी का नवाला बनाकर जो है वो सालन के साथ जो ऑफिस की तरफ से आया उसको खा सकूं। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे नजला एकदम शुरू हो गया पानी पीने के बाद, हालांकि मैंने गर्म पानी पिया था, ठंडा भी नहीं था। टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट की बात अगर आप नबिया करें ना, देखें आपको अलामात के फौरी बाद टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अलामात के बाद आप अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करें। अगर आप आइसोलेट नहीं करेंगे तो आप लोगों को लगाएंगे। आइसोलेशन के बाद आपको रात तक ही अंदाजा हो जाना है, 2-4-5 घंटे में अंदाजा हो जाना है कि आपको कितनी तकलीफ है, कितनी सीवियर है। अगर आपको तकलीफ मौजूद है और रात तक है, बुखार अगर हो जाता है खास तौर पर, चाहे वो लो ग्रेड फीवर हो। नॉर्मली हम लो ग्रेड फीवर को फीवर कंसीडर नहीं करते, 99 को हम फीवर कंसीडर नहीं करते, लेकिन कोरोना में आपने 99 को फीवर कंसीडर करना है, क्योंकि 99 फीवर ने आपकी जान निकाल देनी है। अगली सुबह में जाके मैंने टेस्ट करवाया और टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट संडे को आई, यानी कि फ्राइडे को मुझे अलामात आई, सैटरडे को मैंने टेस्ट करवाया, संडे को उसकी रिपोर्ट आई, जिसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे कोरोना है। लेकिन इस दौरान मैं बार बार एक बात लोगों से कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को आइसोलेट फौरी कर लेना है। मैंने चूंकि आइसोलेट अपने आप को फौरी कर लिया, इसलिए मेरे बच्चे मेरे फवाद एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमारी अक्सर और भी सहाफी दोस्तों से बात हुई तो उनसे एक सवाल हमने पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या शक है, जहन में क्या आता है कि ये कहाँ से वायरस आपको लगा होगा? क्योंकि जब भी हम लोग घर जाते हैं तो हम लोग बड़ी एहतियात करते हैं, चूंकि आप भी डायरेक्टली लोगों एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी है। तो चूंकि हम ये बात कर रहे हैं इसलिए इस पर अमल करना भी हम पर फर्ज है, तो हम बहुत एहतियात करते हैं। आपके जहन में क्या आया, कहाँ से ये वायरस आप लेकर आए होंगे इतनी एहतियात के बावजूद? देखिए 2 चीजें थी इसके अंदर। एक तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक आउटडोर प्रोग्राम किया, राशन की तकसीम के कुछ मराकज थे, मैं वहां पर गया और वहां पर मुझे बाद में मालूम हुआ कि जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए। उसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं कि जो सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी फैमिली के 23 लोग जो है वो कोरोना से मुतासिर हुए। मैंने उनको भी अपने प्रोग्राम में मदद किया था, उनके साथ भी बैठा और बाद में मुझे पता लगा कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए। तो इस तरीके से अगर मैं उसको थोड़ा सा फिगर आउट करना चाहूँ कि मैं कहाँ पर जो है मुझसे गलती हुई, तो मेरा एहसास यही है कि शायद मुझे आउटडोर प्रोग्राम उस तरीके से नहीं करने चाहिए थे, मास्क लगाए बगैर। और माइक के ऊपर जब किसी ने बात की तो उसके ड्रॉपलेट जो है वो माइक के ऊपर रह गए, उसी माइक को मैंने भी मुंह से लगाया। तो शायद ये 2-3 चीजें हो, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि मैं ऑफिस में किसी से मिला हूँ, उसने बहुत करीब आके बात की हो। मेरे शक थे वो यही है कि एक तो लोगों को मैंने अपनी गाड़ी में फवाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अब चूंकि हमारे इससे डॉक्टर्स भी बहुत मुतासिर हुए। कल के शो में हमने अपनी ऑडियंस को बताया कि जो हमारे फ्रंट लाइन पे मौजूद जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी इससे मुतासिर हुए और अब सहाफियों में भी हमने देखा मुख्तलिफ चैनल्स में केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। जो स्क्रीन पर बैठ रहे हैं, जो एंकर, जो न्यूज के अंदर हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, क्योंकि जो ऑफ स्क्रीन शख्स है वो तो लाजमी तौर पर एहतियात कर सकता है, हैंड क्लीन करने जा सकता है, मास्क पहन सकता है, लेकिन जो ऑन सेट मौजूद है, जो कि पूरे चैनल की एक मेहनत को लेके आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए भी मास्क पहनना अब आप समझते हैं कि जरूरी होना चाहिए और इसके ऊपर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए मास्क तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के अंदर जरूरी अशिया होती है, शर्ट होती है, हमारी पैंट होती है, इसी तरीके से मास्क को अब हमें अपने लिबास का हिस्सा बनाना होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हम लोग
एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि लंबी लंबी गप्पे लगाते हैं, मजलिसें करते हैं, आपस में बैठते हैं, मुख्तलिफ डिस्कशंस करते हैं, उसको मेरा ख्याल है ऑनलाइन कर लें या शॉर्ट कर लें। ठीक है ना। बाकी ये है कि स्क्रीन पर आके प्रोग्राम करना, ये आपको पता है आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। स्क्रीन पर हम नहीं चलेंगे तो क्या चलेगा। यकीनन कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, अगर बिजली वाला लेकिन एहतियात के साथ, लेकिन एहतियात के साथ, लेकिन एहतियात के साथ, एहतियात हमें पता होता है कि हम कहाँ पर डेट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, मुझे फवाद बताएं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब आपने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया, घर वालों से अलग कर लिया, किस तरीके से आपने अपनी टेक केयर की, किन किन स्टेजेस से, फेजेस से आप गुजरे, क्या स्ट्रेस लेवल आपको बढ़ा, आपका मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात ने क्या आपको घेरा? देखिए नबिया, बहुत मुश्किल मामला होता है, और मैं तो अगर कहा जाए तो मैं मिड लेवल का केस था, यानी कि इब्तदाई केसेस हो चुके थे और मिड लेवल का केस था, अब तो थर्ड लेवल उसका चल रहा है जिसके अंदर लोगों को केसेस हो रहे हैं। तो मैं मिड, अगर आप मुझे अभी तक की सूरत के अंदर कहेंगे तो मैं मिड हूँ। चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, बस आप ये समझ सकती हैं कि बच्चों से आप अलग हो जाएं, एक कमरे में आप बंद हो जाएं और आपकी सोशल एक्टिविटीज खत्म हो जाएं। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होता है। पहले हफ्ते में आपको खांसी भी होगी, नजला भी होगा, जुकाम भी होगा और रात में सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले हफ्ते के अंदर जब मौजूद होंगी, तो पहला हफ्ता बहुत डिप्रेशन, मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले 3 वो कहते हैं हम बीबड़ नहीं दे पाते टीवी के ऊपर। तो ये बीमारी आपको इस हद तक मुतासिर करेगी। खुदारा अपने लिए एहतियात करें, अपने लिए एहतियात नहीं कर रहे बल्कि आप अपने बुजुर्गों के लिए एहतियात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि आप बच जाएं, लेकिन कत्ल ना करें किसी को। आपका जो वायरस है वो आपको तो हो सकता है आप बच जाएं, आप सेहतमंद हो, अल्लाह ने आपकी जिंदगी लिखी हो, लेकिन हो सकता है आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को, किसी ऐसे शख्स को मिलने वाले को वायरस लगा दे कि जो शायद फिर बच ना पाए। ठीक तो फवाद, कत्ल का खून, उसका खून भी आपके गर्दन पे बिल्कुल। और ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना होगा हमारे प्यारों के लिए, यकीनी तौर पे, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और ढेरों दुआएं जनाब आपके लिए हैं। ये जनाब थी आज की कोरोना अपडेट जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। जरा आज की खबर के ऊपर भी हम लोग चलते हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर लगता है कि आ ही नहीं रही है। जहाँ पे देखें बुरी खबरों की जो है वो वहाँ का सिलसिला शुरू है। टीवी न्यूज़ देखें हम लोग, सोशल मीडिया अगर देखें तो परेशान कुन खबरें जो हैं वो हमें घेरे हुए हैं। ऐसे में ही जनाब टिड्डी दल ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है वो भी एक नहायती तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त हमारे पास है। और अब इसका हल क्या है, कैसे हमें इससे बचना है, ये हमें इसके ऊपर गवर्नमेंट को यकीनी तौर पे बहुत सारे इकदाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पर फौरी तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए गए तो जो इसका नुकसान है उसका अजाला शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रही है और मुख्तलिफ तरह के स्प्रेज और जहाज़ भी मंगवाए जा रहे हैं, इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे कि दोबारा इन फ्यूचर कभी ये हमला करता है तो इससे किस तरीके से बचना जाना चाहिए। जनाब ये एक छोटा सा कीड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा है। अगर आपने इसको देखा, यूट्यूब पे देखा हो, आपने फेसबुक पे काफ़ी सारी वीडियोस इस तरह की हमने देखी हैं कि किस तरीके से ये एक बड़े झुंड में ये हमला करता है। और कहीं पर भी हरियाली है, सब्जी है, जहाँ पर दरख्त हैं, वहाँ पर किस तरीके से बहुत लाखों की तादाद में ये झुंड जाता है और उस जगह को किस तरीके से ये वीरान कर देता है कि अकल सोचने पर उस वक्त मजबूर हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत के जनाब जो आलमी इदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल तकरीबन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है, यानी कि ये 1 घंटे में 160 किलोमीटर का फासला तय करता है। और इसकी परवास की रफ्तार, इसका हुजम, फसलों के लिए इसकी रग़बत और देखते ही देखते फसलों को चट करने की सलाहियत ना सिर्फ काश्तकार बल्कि हुकूमतों के लिए भी जनाब किसी अगर हम कहें कि ड्रोने ख्वाब से कम नहीं है तो ये गलत कहना ना होगा। जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे हम राब्ता करेंगे और जानेंगे कि सिचुएशन क्या है और हुकूमत के इस पर जनाब इकदाम क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अलवी जो कि हमारे एग्रीकल्चर रिपोर्टर है, उनसे ज़रा सूरत हाल हम इस वक्त जान लेते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या इकदाम उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम नबिया, ठीक है। अच्छा मोहसिन बताइएगा, अब ये जो टिड्डी दल का हमला है काफ़ी दिन इसको गुजर चुके हैं, हुकूमत भी काफ़ी इसके ऊपर एक्टिव दिखाई दे रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से मजीद?
पहले तो रबिया ये समझने की जरूरत है कि टिड्डी दल बेसिकली है क्या। इसको एक आम कीड़ा समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जो है इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि फसलें जो हैं वो देहात के अंदर है, जो ज़रूरी एरिया है, तो वहां पर बेसिकली टिड्डी दल जो है एक मखसूस किस्म है शदीद सब्जीखोर, जो कि टिड्डियों की जो 7000 इकसाम है उनमें से 20 जो जदीद शक्ल की सब्जीखोर इकसाम है उनमें से एक ये है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, खासतौर पर फसलों के लिए, सब्जे के लिए। और ये अपनी साख, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं। जैसे जैसे इनको खुराक मिलती है और ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते जाते हैं, और जहां जहां से गुजरते हैं वहां पर फसलों, सब दरख्तों और चरागाहों का मुकम्मल तौर पर सफाया करते उसको तबाह बर्बाद करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो खुराक की कमी है, किल्लत है, वो पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। और एक माह के दौरान एक मादा जो है एक दिन में 1000 से ज्यादा अंडे देने की सलाहियत रखता है, और इसको नमी मैसर आ जाए तो इसके अंदर सैकड़ों अड्डों से बच्चे पैदा होते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी तादाद में कितनी खतरनाक शरह के साथ इजाफा होता है। और ये जिस इलाके से गुजरती है तो मखसूस वक्त के लिए लगता है कि जैसे आसमान के ऊपर बादल छा गए और जिस फसल के ऊपर ये हमला करते हैं तो पूरे के पूरे खेत को वीरान करते हुए चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो इनके रास्ते में आने वाली कोई भी फसल जो अच्छा, बहुत इकदाम अब क्या उठाए जा रहे हैं इस हवाले से? जी, हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें तो मार्च फरवरी के शुरू के अंदर 1 तारीख को इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। NDMA को बुनियादी तौर पर इससे निपटने का टास्क सौंपा गया है, लेकिन NDMA आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से पूरा मुल्क की जो है इस वक्त तवज्जो उस तरफ है, तो वहाँ पर काफी ज्यादा फंसे हुए। लेकिन किसानों को इस हवाले से आगाही दी जा रही है, और खासतौर पर किसान अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर बहुत ज्यादा इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इनसे निपटना, जिस तादाद के साथ ये आते हैं, जिस स्पीड के साथ आते हैं, इनसे निपटना किसी के लिए वो मुश्किल जो मुमकिन नहीं होता। खासतौर पर अगर लोग वहां पर जो किसान हमने देखा कि डंडों के साथ या उनके साथ कपड़े बांध के इनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई खातर का फायदा नहीं होता। अगर आपके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, बाजू जिस तरह के आपने टी शर्ट पहनी नंगे हैं, तो उसके ऊपर भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत अभी तक अपनी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरह से फाल नहीं कर पाई। जबकि आलमी इदारा खुराक की जानब से ये खर्चा जाहिर किया गया कि पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में रबी की फसल का जो नुकसान है वो 353 अरब रुपए हो सकता है, जबकि खरीफ की जो खरीफ की फसल है उसका नुकसान 464 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान और ईरान इससे सबसे ज्यादा मुतासर हुए, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर हमने यलगार देखी है। हुकूमत की जानिब से अब तक जो इक़दाम उठाए गए हैं, हुकूमत ने खास तौर पर सबसे ज्यादा फोकस आगाही के ऊपर रखा हुआ है ताकि किसानों को आगाह किया जाए। देखें, इसकी कोई जो स्प्रे है। मोहसिन अलवी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया पूरी सिचुएशन, टिड्डी दल किस तरीके से हमला करता है और कितना इसने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, हुकूमती इकदाम, तमाम तर सूरत हाल से आपने हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस अजाब से जल्द हमारी जान छुड़ाए। जनाब, ऐसा लग रहा है कि कुदरत शायद हमसे थोड़ा सा गुस्सा है, एक के बाद एक इंसिडेंट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास वाक़ हो रहे हैं। साल शुरू होने से पहले हमने देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, जंगलात में आग लगी और कितना ही जानवर वहाँ पर मुतासिर हुए। एक रिएक्शन था नेचर का शायद। उसके बाद कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, कोई मुल्क शायद इससे मुतासिर ना हुआ, बात इससे मुसलसल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हमने देखा किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ और एक बहुत ही अलमनाक, अफसोसनाक, दुख भरा लम्हा था, वो दिन था तमाम लोगों के लिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि टिड्डी दल ने भी जिस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों पर इस वक्त हमला किया है, तो यकीनन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ी परेशान है। तो लग रहा है कि जो नेचर है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई है हम इंसानों से, जो हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो शायद ये उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन क्या आपने और मैंने कभी सोचा है कि हमने अपने अमाल को दुरुस्त किया है और हमने अपने अमाल के अंदर बेहतरी पैदा की है, हमारे इखलाक बुलंद हुए हैं, मोहब्बत, कुर्बानी का जज्बा हम में बेहतर हुआ है, दूसरों का क्या हम ख्याल रख रहे हैं? दूसरों की बात तो बहुत दूर तक, मेरे ख्याल से हम अपने आसपास के जो जानवर हैं इस टाइम वो भी शायद इंसान से इस वक्त महफूज नहीं हैं, वो भी शायद अब इंसान से पनाह मांग रहे हैं, वो भी शायद सोच रहे हैं कि हम कितने जुल्म में, कितने जालिम इंसान के बीच में इस वक्त हम लोग फंस चुके हैं। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा जो है वो अफसोसनाक जो वाक़या इंडिया की रियासत केरला में पेश आया, उस इंसिडेंट की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। सोशल मीडिया ट्रेंड बना रहा कल भी, आज भी, और तमाम जो इंसानियत है वो शर्मिंदा है इस अफसोसनाक, दुख भरे वाक़े के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बताएं कि ये वाक़या
इंडिया में पेश आया, जहां पर एक हथनी जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16-17 साल बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पेट में बच्चा भी मौजूद था। प्रेग्नेंट हथनी थी ये। और जहां पे बहुत सारे जंगलात में चूँकि बहुत सारे फल होते हैं, जानवर अट्रैक्शन के लिए वहां पर यकीनी तौर पर वो फल लेते हैं। और जब इस हथनी ने देखा कि एक अनानास इसके सामने इसके पास मौजूद है तो उसने वो खाने की कोशिश की, उसके पास पहुँचने की कोशिश की। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है, कंफर्म हो चुकी है ये बात कि उस अनानास के अंदर वहाँ के जो मकामी आबादी के जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने बारूद भरा हुआ था और उसको अनानास की शक्ल दी हुई थी। और जब हथनी ने वो लिया, उसको खाया, तो उसके बाद 3 दिन तक जिस दर्द में वो मुब्तला रही, उसके मुख्तलिफ फुटेजेस, मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी। और 3 दिन के बाद वो हथनी उसी दरिया में दम तोड़ गई, वहीं पर वो मर गई। और उसके बाद एक पूरा ट्रेंड चल पड़ा। बहुत ही दुख की बात है। यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, एधी साहब ने भी एक कोट किया था अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि पीपल हैव बिकम एजुकेटेड बट हैव नॉट बिकम ह्यूमन। तो मेरे ख्याल से अगर हम पढ़ लिख तो गए हैं, हमें बड़ी अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन इंसानियत से शायद अब भी हम बहुत दूर हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि कुदरत भी अब रिएक्ट अगर कर रही है तो हमें अपने अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका भी हम तारुफ आपसे करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को जनाब आगे बढ़ाएंगे। जो स्टूडियो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर वक्त लिए उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर अबुल हसन। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। जनाब, आज जिस मौजू पर हम इनसे बात करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो किसी न किसी शख्स के अंदर हमेशा से हम तमाम लोगों के अंदर मौजूद रहता है, क्योंकि हम तमाम लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। कोई ना कोई खौफ हम अपने अंदर पाले रखे होते हैं जो हमें कई दफ़ा अच्छे कामों की तरफ लेके जाता है, कई दफ़ा वो हमें बुराई की तरफ ले जाता है, कई दफ़ा वो हमारे अंदर एक फोबिया बन के एक डिजीज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है। मुख्तलिफ लोगों के लिए ये मुख्तलिफ होता है, उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से, उनके ब्रॉटअप के लिहाज से, उनके एक्सपोजर के हिसाब से। डिफरेंट तरह के खौफ के अंदर हम तमाम लोग मेरे ख्याल से मुख्तलिफ होते हैं। तो कौन सा खौफ अच्छा होता है जो हमें मोटिवेट कर देता है, और कौन सा खौफ हमारे लिए बुरा होता है जो कि एक फोबिया बन के एक बीमारी की सूरत में हम पर हावी हो जाता है। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई खौफ है, अगर आप किसी खौफ से निकलना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा कोविड-19 और सब कोरोना का चल रहा है सारा सिलसिला, तो उसमें हर दूसरे शख्स को भी एक तो ये खौफ पैदा हो रहा है कि शायद वो इसके अंदर मुब्तला हो गया है। जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम की पहले हिस्से में भी बात की कि जब हमारे कोलीग्स को कुछ हुआ या हमारे फ्रेंड्स में हुआ तो बैठे बैठे जो हमें एंजाइटी हो जाती है कि हाँ, कहीं मैं भी तो इस पर मुब्तला नहीं हूँ, ओहो मुझे सांस नहीं आ रहा है, या मुझे अगर खांसी हो रही है तो मुझे भी कोरोना हो गया है, मैं कल ही जाके टेस्ट करवाऊंगा। तो ये गुड फोबिया है या ये बैड फॉर्म है इसकी, या ये खौफ बुरा है, अच्छा है? क्योंकि इसे एंजाइटी बहुत हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि पहले आप उन तमाम लोगों के लिए और हमारे लिए इसका आंसर करते हैं। देखिए, हमें फ़ियर और फोबिया के हवाले से 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। फ़ियर एक इंसान का बहुत कॉमन और बेसिक इमोशन है जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्ड है, अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है। ये इंस्टिंक्ट के तौर पे काम करता है, यानी जिबिलत के तौर पे काम करता है। ये हमें किसी भी मुश्किल, किसी भी मुसीबत, किसी भी ऐसी सूरत हाल जानलेवा से बचाता है। और हाँ, ये जो फ़ियर, खौफ जिसको कहते हैं या डर कहते हैं, इसको हम हेल्दी डर कहते हैं। हम क्योंकि बच रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी फ़िज़िकल, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो अल्लाह ताला ने ये फ़ियर हमारे अंदर डेवलप किया हुआ है। सही, ये हेल्दी है, और जब ये हेल्दी है तो हमें इसके लिए करना होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो सडन होती हैं, तो सडन हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, तो हम फौरी तौर पे, जैसे सांप सामने आ गया, आग का झोंका आ गया, या कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया, तो हम जो बचते हैं तो वो हमारे सडन इंस्टिंक्टली हम लोग अमल कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोग्राम के मुताबिक चल रही हैं। जैसे अभी कोविड-19 है, तो ये नवंबर-दिसंबर से चल पड़ा है। इसके लिए अब हमारे पास टाइम है कि हम इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। अच्छा, अब इससे अगर कोई डरता है तो वो हेल्दी डर है। देखिए, डरना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हेल्दी डर है।
हेल्दी डर क्या करता है, आपको हर मुश्किल सूरत हाल से बचाता है। प्रिपेयर करते हैं हम तो अपने आप आप तैयारी को। करते हो, आप उस चीज़ से बचते हो। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं, तो आप किसी भी बीमारी से, किसी भी मुश्किल से और किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, ये हेल्दी है, आपको ये करना है। जो लोग ये नहीं करते वो किसी भी जहनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत निडर हैं और हमें तो खौफ नहीं है। जैसे ये निडर होना जो गलती है, आप किसी भी जो है, अच्छा, निडर होना गलती है। गलती है। Good. देखिए आप एक ग्रुप में चले जाएं जो कोविड-19 के लोग 5-10 लोग मौजूद हैं और आप निडर होकर उनके साथ बैठें, गपशप करें, खाएं पिए और वापस आ जाएं, ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो है खेल रहे हैं। अच्छा, अब ये निडर होना आपकी जो नुकसानदेह साइकोलॉजिकल आपको, हेल्थ है वो नुकसानदेह। बता रहा है कि आप सेहतमंद नहीं है। लेकिन अगर आप एहतियात करते हो तो इसका मतलब है आप साइकोलॉजिकली बेहतर हो। तो ये जो फियर है, ये जो हेल्दी डर है, ये बहुत ज़रूरी अच्छा, तो है। डॉक्टर साहब, हमने बचपन में हमने सुना था कि जिस चीज़ से आपको खौफ आता है, जिस चीज़ से आपको डर आता है, आप वही करें। जिस तरह से बचपन में मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, तो मेरी बहन ने एक प्रैक्टिस शुरू की कि उसने कॉकरोच पकड़ के मेरे करीब लाना शुरू किया, तो वो डर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर इसी तरह हम बहुत सारे फियर फैक्टर्स टाइप प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें लोगों के मुख्तलिफ किस्म के खौफ को बाहर निकाला जाता है, उससे फाइट की जाती है। तो क्या ये सही है नफ्सियात में? अब यहाँ पर क्या है, फियर एंड फोबियाज। फियर हेल्दी डर है, फोबिया अनहेल्दी डर है। वो रैशनल है, ये इररेशनल है। देखिए, और इसमें फर्क हमें कैसे पता चलेगा? सांप से डरना फियर है, रस्सी से डरना फोबिया है। अच्छा, अब कॉकरोच आपको कुछ नहीं कहता, ये डर डाल दिया गया है। स्पाइडर आपको कुछ नहीं कहता, डर डाल दिया गया। ये डर एक्सपीरियंस आपने किया है, या तो आपको किसी ने बताया है, या जेनेटिकली बाज दफा पेरेंट्स के अंदर, माँ के अंदर होता है, तो वो कहते हैं कि ये। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इररेशनल है। बच्चे होते हैं, जिन आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, बिल्ला आ जाएगा। अरे हम बच्चों को हमेशा डरा के रखते हैं किसी ना किसी अब ये देखिए ना, ये फोबियाज है, ये फियर नहीं है, ये फोबियाज है। अच्छा, वो बच्चे क्या होते हैं, उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड होती है, तो वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा कुछ ऐसा होगा। वो अंधेरे से डरने लग जाएंगे, वो ऊंचाई से डरेंगे, पानी से डरेंगे, वो ये जो हम लिफ्ट है, किसी तरह के भी माहौल से, खुली जगहों से डरेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे आप फोबिया डेवलप करते हो और आपकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? आपके अंदर किसी ने डर डाल दिया, वो डर बढ़ता चला गया, और उसने क्या किया कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सिचुएशन के, आप खुली जगहों में, लिफ्ट के अंदर, पानी के अंदर, घर के अंदर, लोगों के अंदर आप डरना शुरू हो, पैनिक हो जाएं, हाथ पांव स्वेटिंग शुरू हो जाए, दिल घबराने लग जाए और आपको लगे मैं मर जाऊंगा। सही? तो ये जो फोबियाज हैं, ये बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इस डर से, ये जो आपने फिजिकल कंडीशन बताई है, जब हम इसे गुजरते हैं, और ये बहुत बार होती है, जैसे कि जब मैं गाड़ी अगर कभी हम लोग चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपको लगे कि आप एक्सीडेंट करने जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक जर्क आता है, एक करंट सा आ जाता है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। या इसी तरह अगर हम कभी जहाज में सफर कर रहे हैं और मौसम की खराबी की वजह से आपको थोड़े से टर्बुलेंस का सामना करना पड़े, तब भी हमारी बॉडी एक शॉक की कैफियत में चली जाती है। तो क्या वो नुकसान? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हर मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए स्टोरेज रखी हुई है, इमरजेंसी स्टोरेज है हमारे अंदर पूरी। अल्लाह ताला ने किट्स बना के रखी हुई हैं। अब देखें, अगर गाड़ी को झटका लगता है, जहाज़ को झटका लगता है, या आप कहीं जाते हैं तो आप गिरने लगते हैं, तो ये नेचुरल है। तो फौरी तौर पे बॉडी के अंदर से जो रिजर्व्स हैं वो आपको जो है सपोर्ट करेंगे और आप इस सूरत हाल से बचेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए आपको लगेगा कि कुछ हो गया है, लेकिन जैसे ही आपके औसान बहाल होंगे, आपको समझ आ जाएगी और आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे कि ये मुश्किल सूरत हाल से निकल आए, अब ठीक है। लेकिन अब अगर हम बगैर इस चीज़ के ही एक्सपीरियंस घर में बैठे करते रहे, क्योंकि अमूमन आप देखें घर में बैठी खवातीन जो है, बहुत सारे मेरे पास जब केसेस आती हैं तो बैठे बैठे होते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो गया, 10 दफ़ा ECG करवाएंगे, 10 दफ़ा हॉस्पिटल जाएंगे, एमरजेंसी जाएंगे, कुछ भी नहीं है। ये फोबियाज है, ये फोबियाज है, पैनिक डिसऑर्डर्स है ना। लाइक आपको पैनिक अटैक होना शुरू हो गया कि मुझे कुछ हो जाएगा। देखिए, जो फोबिया का सबसे बड़े है ना, वो है फियर ऑफ डेथ, मरने का खौफ। डॉक्टर साहब, ये जो फोबियाज जब हम फाइट करते हैं, या अगर हम वो जिस तरह के बहुत सारे लोगों को लिज़्ज़त से या कॉकरोच से या हाइट से या पानी से,
तो क्या उसका सामना करने से ये फोबिया कम हमारा हो सकता है? इसकी थोड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी दूंगी, शायद वो दुरुस्त है कि नहीं है, या मुझे महसूस हो रहा है आई डोंट नो कि मुझे बड़ा हॉस्पिटल से, नीडल से, ब्लड से मुझे खौफ आता था कि मुझे लगता है मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जा सकती हूँ, मैं किसी पेशेंट को नहीं देख सकती हूँ। लेकिन मेरी बेटी के बाद, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक बड़ा वो एक वाकया है और मेरा बड़ा खुशगवार ये वाकया मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में, तो जब वो हॉस्पिटल का मुझे एक्सपीरियंस उस वक्त में हुआ तो मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि मुझे हॉस्पिटल से मुझे अब डर नहीं लगता। तो क्या ये दुरुस्त है कि अगर हमें पानी से डर लगता है तो हमें पानी में जाना चाहिए, अगर हमें हाइट से डर लगता है तो हमें हाइट पे जाना चाहिए? उससे हमारा डर क्या कम होता है या वो कॉकरोच वाली बात कि वो बढ़ जाता है? देखिए, कोई भी अगर आपके साथ फोबिया डेवलप हो गया है और वो बहुत माइनर है, ठीक है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप छिपकली को पकड़ लें, सही। अच्छा, अब आप अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को छिपकली से, डर के खौफ से निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो हम पेशेंट्स के ऊपर, जो हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। CBT है या बिहेवियरल थेरेपी है, तो उसको इमेजिनेशन के ज़रिए हम बताते हैं कि आप वहाँ पर हैं और ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अब आपने डरना नहीं है। तो वो जो लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही सारी जो है वो सारी प्लानिंग चल रही है, वहीं पर हम एक हेल्दी प्लानिंग दे देते हैं तो उससे क्या होता है, उनका डर खौफ ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छिपकली है, कॉकरोच है, सांप है या बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। वो एक अजीब सा, एक वहम सा, एक डर सा, खौफ सा होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें चीज़ों के एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। देखिए, होता ही है कि जैसे आपने हॉस्पिटल के बारे में, नीडल्स के बारे में सुना, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, तो अब आप एक खौफ में है, लेकिन ये खौफ आपकी ज़िंदगी की रुकावट नहीं है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ लेकर चल रही हैं। अब जैसे ही आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, आप वहाँ पे गई, तो वो जो एक डर की एक एक्सपीरियंस था ब्रेन के अंदर, आपने वो बनाया हुआ था, वो ख़त्म हो गया। आपने कहा कि ये कुछ नहीं है, सही, तो आप उस एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बाहर आ गई और आपने बल्कि देखा कि वो एक बेहतर सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हमें क्या करना है कि हम, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो हम इसके बारे में एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, घरों के अंदर डिस्कस करना शुरू कर दें। फियर, डरना हेल्दी है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये जो फियर होता है ये हमें कहाँ लीड करता है, कहाँ कहाँ लेके जाता है? जैसे कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहम भी करते हैं, और चूंकि इंडियंस के साथ भी हम रहे हैं, तोहम परस्ती वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग आज भी बहुत तोहम परस्ती का शिकार दिखाई देते हैं। जैसे कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्ली का रास्ता काट जाना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना बुरा समझा जाता है। अक्सर खवातीन कहते हैं कि बाल खोल के दरख्तों के नीचे से ना घुसने, इस तरह की बड़ी छोटी छोटी बातें बड़ी कॉमन। मगरिब के बाद बाहर मत जाएं, झाड़ू मत फेरें। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी मुब्तला हैं। तो ये भी क्या नुकसानदेह है? देखिए, अब जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हमारे यहाँ हम सोशलाइज करते हैं। फियर हेल्दी है, फोबिया अनहेल्दी है। वहीं पे हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन सीख लेते हैं, जैसे आप घर से बाहर निकलो तो दही और वो मीठा खाओ, ये मेरे ख्याल में इंडियंस के अंदर है। अच्छा, ये छोटे छोटे मिथ्स हैं जो लोग बना लेते हैं। अच्छा, इसमें बाज़ चीज़ें कुछ जो है कोई इतनी खतरनाक नहीं है। अगर दही और मीठा खा के निकल आते हैं तो कोई हरज नहीं है। अगर आप कोई सूरत और आयत पढ़ के निकलते हैं, कोई हरज नहीं है अगर आप ये करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम पड़ गया है और आपने जुम्मे वाले दिन करना है या हफ्ते वाले दिन करना है, लेकिन किसी ने कहा है नहीं बुध वाले दिन लाजमी करना है, बुध काम सुध, मैं सुना हुआ है, तो आपने, अब आप इंतज़ार में बैठ गए हैं, तो फिर आपके लिए ये ज़रा मुश्किल सूरत हाल है। ये तोहम परस्ती है, सुपरस्टिशंस होना, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर से ही ये फियर एंड फोबिया से ही निकलती हैं और इसी की एक किस्म में बढ़ती बढ़ती आगे चली जाती है। अच्छा, यानी कि अल्लाह ताला से डरना भी हम कह सकते हैं कि वो भी इट्स हेल्दी, क्योंकि हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं उससे, कि अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो हम उसके डर से बहुत सारे बुरे काम नहीं करेंगे। तो ये हेल्दी है। मिस नबिया, पूरी कायनात का निज़ाम चल ही डर के ऊपर रहा है। डर इज़ अ वैल्यू सिस्टम। अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए वैल्यूज़ उतारी हैं। इल्म जो है वो क्या है, वो डरा रहा है ना, ये करो ये ना करो, ये हलाल है ये हराम है, ये सेहतमंद है ये गैर सेहतमंद है। तो जो खुदा की तरफ से मैसेजेस मिले हैं वो सारे हमें हेल्दी तौर पर डरा रहे हैं, ये करो ये ना करो। वो जो आप अभी बात कर रही थी ना कि हम
एजुकेटेड हो गया लेकिन ह्यूमन नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमें इंसान होने के लिए इंसानियत सीखनी थोड़ा है, सा डरना पड़ेगा, वो थोड़ा डरना, ज़्यादा डरना पड़ेगा। खुदा से जितना डरेंगे उतना खुदा के करीब होंगे। मैं आपको बताऊँ, जो डरता है वो स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है, वो आगे बढ़ता है। हाँ, ये हेल्दी डर है, लेकिन फोबियास का हमने इसको सेपरेट करना है और फोबियास को सेपरेट कर ले, फियर को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने टाइम निकालना, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही और बड़ा क्लियर मेरे ख्याल से हम लोगों को इस वक्त हो चुका है कि आपका फोबिया क्या है और आपका डर या खौफ क्या है। वो हेल्दी भी हो सकता है, फोबिया से आप लड़ भी सकते हैं, उसको अपने अंदर से ख़त्म भी कर सकते हैं। थोड़ी सी करेज और विल पावर की आपको उसके लिए ज़रूरत पैदा करनी होगी अपने अंदर, और वहम में नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोग बार बार बात करें कि जो वहम है वो हमें बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ लेके जा सकता है। बार बार एक ही हमल को जो हम दोहराते रहते हैं उससे भी हमें बचना है। तो जनाब बहुत सारा ख्याल रखें। यकीनी तौर पर आपको मेरे ख्याल से कि आपको आज का मौजू भी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमें दे आप इजाजत, क्योंकि होगी आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफिज।